हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारी आदिकाल से संबंधित, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर है। तो इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके आधार पर है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। उन्होंने क्या कहा है, देखो, आदिकाल का जो उन्होंने नाम दिया है, आदिकाल का नाम शुक्ल जी के द्वारा क्या दिया गया था, वीरगाथा काल नाम दिया गया था। तो इन्होंने इसके नामकरण के आधार पर जो विचार व्यक्त किया था वो इस प्रकार है कि आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। उन्होंने कहा है कि आदिकाल में भाषा के आधार पर अगर देखें तो रचनाओं का प्रकार दो प्रकार है। एक तो अपभ्रंश की है और देश भाषा की है। देश भाषा मतलब कि जो उस समय लोकल बोलचाल में भाषा प्रचलित थी उसके आधार पर, और दूसरी एक अब थी अपभ्रंश के आधार पर। तो इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। अब इन्होंने केवल 12 ग्रंथ ऐसे लिए हैं शुक्ल जी ने, जो उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है। हालांकि उन्होंने आदिकाल का नामकरण आदिकाल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तो उसे क्या नाम दिया था, वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है, आदिकाल का नाम जो है शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। अब इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम देने का कारण बताया है। इसमें दो रचनाएं, एक तो उन्होंने ये बताया है कि दो भाषाएं मुख्य थी, एक तो अपभ्रंश था और दूसरा देश भाषा था। तो उसको भी आधार बनाने के कुल 12 ग्रंथ हैं। कौन कौन से 12 ग्रंथ हैं? अपभ्रंश भाषा में जो काव्य लिखा गया उसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका को वो मुख्य मानते हैं। मतलब कि 4 रचनाएं उन्होंने अपभ्रंश की शामिल की हैं। और देश भाषा काव्य में अन्य 8 भाषाएं शामिल 8 रचनाएं शामिल हैं। कुल मिला के उनकी 12 रचनाएं हैं, जिनके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। तो 4 रचनाएं हैं अपभ्रंश काव्य की, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप इसका कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे हम्मीर का आप हम कर सकते हैं, हम विजय प्राप्त करके इसे इस प्रकार बनाया जा सकता है कि हम विजय प्राप्त करके अपनी कीर्ति लता और कीर्ति पताका फहराएंगे, अपनी कीर्ति लता की कीर्ति पताका फहराएंगे। इस प्रकार भी आप इसे याद कर सकते हैं कि हम विजय प्राप्त करके अपनी कीर्ति का कीर्ति पताका फहराएंगे। ठीक है, तो ये कौन से काव्य में आ गई? अपभ्रंश काव्य में। अब बाकी जो 8 रचनाएं हैं वो आती हैं देश भाषा काव्य में। उसमें आती हैं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मेंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसे कि आल्हा खंड भी कहा जाता है, आल्हा का मूल रूप है इसका, और खुसरो की पहेलियाँ आदि, और विद्यापति पदावली। तो देखिए, रासो ग्रंथ कितने हैं? खुमान, बीसल, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, 4 तो इसमें रासो ग्रंथ आते हैं। उसके बाद जयमेंक प्रकाश, जयमेंक जस चंद्रिका, तो ये आ गई। एक खुसरो की पहेली और अगली आती है विद्यापति की पदावली। ठीक है, ये 8 ग्रंथ ये हो गए हैं, जिसमें कि 4 रासो ग्रंथ हैं और 4 अन्य ग्रंथ हैं। इसमें विद्यापति, खुसरो, जैसे खुसरो का नाम आपको हमेशा याद रह ही सकता है, खुसरो तो प्राचीन कवि हैं। खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति, जयचंद्र प्रकाश और जय मेंक जस चंद्रिका, ये विद्यापति पदावली, और जय मेंक जस चंद्रिका जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, कुल मिलाकर ये 8 रचनाएं इसमें शामिल हैं, यानी कि 4 और 8 की मिला के 12 रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य में आदिकाल के लिए आधार बनाई हैं, जिसका इन्होंने नामकरण किया है। तो उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए लिखा। अब इन 12 पुस्तकों को आधार बनाया और इन्हीं के आधार पर इन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रखा, और ये लिखा कि इनमें से अंतिम 2 तथा जो अंतिम 2 आती हैं और विसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अब अंतिम 2 में कौन आया? एक तो विद्यापति की पदावली आई और दूसरा आया जो खुसरो की पहेलियाँ हैं ये, और बीसलदेव रासो को छोड़कर, क्योंकि बीसलदेव रासो जो है वो श्रृंगारिक रचना है, मतलब
तो उसमें वीर गाथा का जरा कम वो है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो वीर गाथात्मक नहीं है, वीर गाथा का नहीं है उसमें प्रयोग। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या है, वीर गाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने उसका काल नाम के रखा है आदिकाल का वीर गाथा काल, क्योंकि उनकी रचनाओं का जो उनका नामकरण था उसका आधार क्या था, उस समय की जन प्रवृत्ति का, जो जन प्रवृत्ति में जो लोक भाषा में चल रहा था उसी प्रवृत्ति को उन्होंने आधार बनाकर ही कालों के नाम लिखे हैं, रखे हैं। अब देखिए, अब शुक्ल जी ने क्या करा है कि आदिकाल को 4 प्रकरणों यानी कि 4 अध्यायों के अंतर्गत उन्होंने विवेचित किया है। 4 भागों में इन्होंने शुक्ल जी ने आदिकाल को बांटा है। पहला इन्होंने प्रकरण 1 में लिखा है सामान्य परिचय, जहाँ पर सामान्य परिचय हमें मिलता है। प्रकरण 2 में रखे हैं अभ्रंश काव्य, अभ्रंश भाषा के जो काव्य आते हैं। और प्रकरण 3 में रखा है देश भाषा काव्य, जो कि लोकल बोलचाल की उस समय की भाषा थी। और प्रकरण 4 के अंतर रखा है फुटकर रचनाएं। फुटकर रचनाएं जो हैं उसके आधार पर रखे हैं। और जो वीर गाथा काल नाम रखने का जो कारण था, उसमें ये 12 रचनाएं आती हैं, 4 अभ्रंश की और 8 आती हैं देश भाषा काव्य की। ठीक है, तो ये उनके प्रकरण। ये क्वेश्चन आपका कभी आ भी सकता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है। तब उन्होंने कितने प्रकरणों में बांटा है, 4 प्रकरणों में। सामान्य परिचय, अभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकर रचनाएं, ये 4 प्रकरण उन्होंने रख दिए इसके अभ्रंश काव्य में, वीर गाथा काल में। ठीक है, अब प्रकरण 1 में देखिए जो सामान्य परिचय है कि हमें सामान्य सा परिचय वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और इसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। केवल आदिकाल का आरंभ बताया है कब से है, इसकी अवधि कब तक रही ये बताया है, और इसकी 2 मूल विशेषताओं का इन्होंने वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और तीसरी अवस्था को अभ्रंश कहा जाता है। तो प्राकृत की कौन सी अवस्थाएं हैं, 3, पाली, प्राकृत और अंतिम अवस्था इसकी अभ्रंश है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो शुक्ल जी का यह मानना है कि प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है, अभी हमने पढ़ी थी प्राकृत की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहला प्राकृत, दूसरा पाली और तीसरा है अपभ्रंश। तो शुक्ल जी का यह मानना है कि प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है उससे जाके हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, यानी कि विकास हुआ या जन्म हुआ। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद ही समझा जाता था। यह शुक्ल जी का कथन है, यह कथन के रूप में भी पूछा गया है। तो ये पहले आया भी है ये क्वेश्चन में कि गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का प्रचलित या फिर प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह उनका कथन है। आचार्य शुक्ल ने अभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा, आचार्य शुक्ल ने अभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, अभ्रंश जो है उसके लिए उन्होंने प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अभ्रंश के लिए इन्होंने किस किस शब्दों का प्रयोग किया है शुक्ल जी ने अभ्रंश के लिए, एक तो प्राकृताभास हिंदी कहा है इन्होंने, दूसरा प्राकृत की अंतिम अवस्था इसे कहा है, क्योंकि क्या कहा था, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। अपभ्रंश लास्ट में आया था, प्राकृत पहले था, तो प्राकृत का ही जो अंतिम रूप था वह अपभ्रंश कहलाया था। और पुरानी हिंदी, इसी के साथ इन्होंने जो ये भाषा है अपभ्रंश है, इसे पुरानी हिंदी के नाम से भी अभिहित किया था, यानी कि इन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और प्रेम मार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग। तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात कि महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह कथन है शुक्ल जी का। उन्होंने उस समय जो राजा थे उनके आधार पर अगर बताया है, तो उन्होंने ये बताया है कि यह समय 1050 से
लगभग रहा है आदिकाल का, जिन्हें उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, 1375 तक का रहा। और हम देखते भी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जब काल विभाजन पढ़ते हैं तो उसका समय ही वो बताते हैं इसी प्रकार कि 1050 से 1375 है। और उसका समय क्या माना है, लगभग उसमें महाराजा भोज का समय रहा था। और अंतिम जो प्रारंभ में अगर हम 1050 की बात करें तो इस समय लगभग किसका समय रहा, महाराज भोज का। और 1375 के समय का मानते हैं लगभग हमीर देव से कुछ पीछे तक का समय माना जा सकता है कि थोड़ा पीछे तक का समय रहा वहां पर। हालांकि प्रथम सिद्ध सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, अब अलग अलग विद्वानों ने देखिए अलग अलग समय बताए हैं, तो अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो वो सरहपा का समय मानते हैं 779 ईस्वी, इन्होंने स्वीकार किया है राहुल सांकृत्यायन ने। किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी और अगर विक्रम संवत में माने तो 690 का माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। इसलिए उन्होंने अभ्रंश में माना है कि पद्यों की इनकी प्राप्ति होने लगी थी। फिर आगे है कि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। जनश्रुति मतलब जो सुनी हुई बातें हैं उनके आधार पर अगर कहा जाए कि तो इसका प्रारंभ और पीछे हुआ था। और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, तो सेव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि ये ऐसा कोई ग्रंथ वहां पर था, इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रहलोग में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य भाषा में अंतर हो रहा है, क्योंकि होता है कि जो बोलचाल में भाषा है और जो साहित्य की भाषा में है उसमें कुछ अंतर रहा है। अभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अभ्रंश के संबंध में लिखा है, कवियों की काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने रखे हैं। तो बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले के से कवि परंपरा में रखती चली आती थी। यानी कि जो परंपरा से जो भाषा चली आ रही थी उस भाषा का भी वहां पर प्रयोग हुआ था, यह उनके अनुसार यह माना गया है। अगला तथ्य है इसमें कि अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। यानी कि जो भी हमें अभ्रंश के नमूने पद्यों में जो भी मिले हैं वे काव्य भाषा के हैं जो उनके पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक बोलने की भाषा से अलग थे, लेकिन बहुत समय तक मतलब आदिकाल के बाद आदिकाल के जाने के बाद भी बहुत समय तक ये पोथियों में, कहने का मतलब है कि किताबों में, किताबी भाषा में वही भाषा चलती रही थी। और ये आया भी है नेट जून 2019 में कि ये कथन किसका है, शुक्ल जी ने ऐसा माना था। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी, तो रचनाएं की भाषा जो कि विविधता थी अलग अलग प्रकार के थे। एक ही समय यानी कि विक्रम की 14वीं सदी के मध्य में सारंगधर, अभ्रंश और खुसरो देशभाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं अभ्रंश के रूप अवहट और देशभाषा मैथिली का प्रयोग करते हैं। तो इसके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है और इसी के साथ साथ ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर यानी कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने रचनाएं लिखी उसका भी प्रारंभ हो गया। तो एक ही विक्रम ही है, एक ही समय था, लेकिन सबकी भाषा में अंतर देखने को मिलता है। सारंगधर जो है वो अभ्रंश को कर रहे हैं, खुसरो देश भाषा खड़ी बोली और हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, और विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अवहट भी, देश भाषा भी और मैथिली भाषा का भी प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। और उसी के समानांतर कबीर का समय भी, जब उनके लगभग वहीं कबीर का समय हुआ था, उनकी भी कुछ प्रारंभिक रचनाएं हमको वहाँ पर मिलने लगी थी। तो यह प्रकरण प्रारंभ के बारे में जो प्रकरण 1 है उसमें
यह शुक्ल जी के दिया गया है। इससे आगे भी कुछ भाग और प्रकरण एक से संबंधित है, जिसे हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।